आज की सबसे पहली खबर आपके सामने लॉस एंजलिस अमेरिका से रखते हैं, जहां से पाकिस्तानी सफीर को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है, मुल्क बदर कर दिया गया है, अमेरिका से निकाल दिया गया है। निकाल देना ज़रा सख्त लफ्ज़ होता है। मैं उम्मीद तौर पर इसे इस्तेमाल नहीं करता जब किसी को कहते हैं फ़लाँ को नौकरी से निकाल दिया, फ़लाँ को फ़लाँ जगह से निकाल दिया। लेकिन इसके लिए डिपोर्ट कर दिया विल बी अ बेटर वर्ड, या मुल्क बदर कर दिया या बेदखल कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये किसी डिप्लोमेट की हम बात नहीं कर रहे, ये फुल एम्बेसडर है पाकिस्तान के, मतलब किसी जूनियर डिप्लोमेट की बात नहीं हो रही। ये फुल एम्बेसडर है, और एम्बेसडर हैं ये तुर्कमानिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के बड़े सीनियर ऑफिसर हैं एहसन विगन। ये मुझे अब पता नहीं इनका, मैं वगन है या विगन है, इनका जो लास्ट नेम है उसको सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं। अच्छी शोहरत है इनकी, और ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं तुर्कमानिस्तान में, और इससे पहले ये अमेरिका में भी सर्व करते रहे हैं। मीन जो अमेरिका में पाकिस्तान के डिफरेंट कॉन्सुलेट्स और एम्बेसी है उस सिस्टम के अंदर ये पहले सर्व कर चुके हैं। और अब ये पहुंचे थे लॉस एंजलिस, इनके पास वीज़ा भी मौजूद था, और इनके पास तमाम सफरी जो कागजात होती हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कुछ मौजूद थे। लाइक ये लीगली इनको इजाज़त मिलनी चाहिए थी अमेरिका के अंदर जाने की, लेकिन इन्हें लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। जो लोग तो अमेरिका में हैं या अमेरिका को जानते हैं वो ठीक, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अमेरिका के जो तूलो अर्ज़ को नहीं समझते, उनके लिए सिर्फ कि अमेरिका के एक तरफ वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी एक दूसरे से तकरीबन तकरीबन मैं एक आपको एक अमूमी जाविये से बता रहा हूँ कि तकरीबन उतनी ही दूर है जितना लाहौर इस्लामाबाद एक दूसरे से दूर है। इससे थोड़ा ज़्यादा कर लें, थोड़ा कर लें, लेकिन तकरीबन इतना ही वक्त लग जाता है, 4 घंटे का वक्त तकरीबन एक शहर से दूसरे में बाय रोड जाने में। तो ये तो एक ही साइड हुई अमेरिका की। अमेरिका क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, तो जो अगर आपने न्यूयॉर्क से या वाशिंगटन डीसी से लॉस एंजलिस जाना हो तो आपको तकरीबन 6 घंटे की फ़्लाइट लेनी पड़ती है। और ये जो 6 घंटे की फ़्लाइट कह रहा हूँ, ये लगातार फ़्लाइट है, मतलब बगैर स्टॉप के, बगैर किसी कनेक्शन के। जहाज़ यहाँ से उड़ता है तो 5.5-6 घंटे उड़ता रहता है, फिर जाके लॉस एंजलिस पहुँचता है। तो ये खदो खाल सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ कि अमेरिका का रकबा इतना ज़्यादा है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान से तकरीबन 3-3.5 घंटे के ऊपर दुबई वगैरह आ जाता है, और अगर और 3 घंटे और आगे या 2.5 घंटे आप उड़ लें तो आप कहीं यूरोप के करीब करीब पहुंच जाते हैं। करीब करीब क्या, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट मेरा ख्याल है ग्रीस वगैरह की हो और इटली की, तो वो इतना ही टाइम लगता होगा जितना पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह है। तो एक तो ये आपको समझ आ जाए, जो लोग अमेरिका के मोहल्ले वकू से उस तरह से वाकिफ़ नहीं है, कि ये फ़्लाइट जो है ये लॉस एंजलिस थी। अब आप कहेंगे कि इस पर इतनी डिटेल क्यों बताई है? इसलिए बताई है कि इससे आपको ये बात तो वाज़ेह हो जाएगी कि वो वाशिंगटन डीसी नहीं आ रहे थे, वो लॉस एंजलिस थे, बिल्कुल ही एक दूसरा कोना है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका निजी दौरा था, ये कोई सरकारी दौरा नहीं था, ये किसी किस्म का सरकारी इसमें काम नहीं था, लेकिन जाहिर है वो एक सरकारी हैसियत में है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मेजर डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट को, ओके आप ये समझ लीजिए कि उनके पास जो पासपोर्ट होगा वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा, और वो एक सरकारी ओहदेदार के तौर पर ट्रैवल कर रहे होंगे, और उनके पास उस पर अमेरिका का वीज़ा भी मौजूद था, और उन्हें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है, अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई। अब इस पर चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि अगले चंद घंटे में, अगले 24 या 48 घंटे में शायद सदर ट्रंप सफरी पाबंदियों, जो ट्रैवल बैन के बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं, उनके ऊपर शायद वो बातचीत कह रहा हूँ, उस पर साइन कर दें, डायरेक्टिव जो है वो जारी कर दें। तो अब इस पर एनालिसिस हो रहा है कि ये क्या उस सिलसिले में पाबंदी लगाई गई है? नहीं, ये उस सिलसिले में मेरा नहीं ख्याल। मेरा तज्जिया ये है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं लग रहा, और मेरा ज़ाती तज्जिया भी ये है। बाकी तो सदर ट्रंप बहुत अनप्रडिक्टेबल हैं, और हो सकता है वो ऐसा कुछ कर भी दें, इसलिए मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन को मैं रीड कर पा रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के ऊपर ब्लैंकेट ट्रैवल बैन लगेगा। पाकिस्तान की कुछ ऐसी कालादम तंजीमों पर तो लग सकता है, या कुछ ख़ास लोगों पर लग सकता है, लेकिन पूरे के पूरे मुल्क पर एक ब्लैंकेट ट्रैवल बैन जो है वो मुझे नहीं लगता कि सदर ट्रंप लगाने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि ही इज़ अनप्रडिक्टेबल। अभी 24-48 घंटे रह गए हैं, जो भी होगा सामने आ जाएगा। इस वक्त कम अज़ कम ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे ये कि एक तो ये जाहिर है जो एम्बेसडर हैं हमारे वो डिपोर्ट हुए हैं, तो अब ये सवाल भी है कि इसकी मुबारकबाद किसने लेनी है? क्योंकि कल ही हमें लांसना एक मुना आलम साहबा बता रही थी कि जो अमेरिका से मुबारकबाद आई थी वो तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी का, उन्होंने लफ्ज़ आर्मी इस्तेमाल किया। हमने पिछले व्लॉग में भी कहा कि आर्मी तो इंस्टीट्यूशन है, जाहिर है वो आर्मी चीफ को उसका पूरा क्रेडिट दे रही थी, और सीधा सीधे उनके अल्फाज थे लांसना एक मुना आलम साहबा के कि वो सिर्फ और सिर्फ वो
आर्मी चीफ का, उन्होंने आर्मी चीफ नहीं कहा, आर्मी कहा, लेकिन जाहिर है वो आर्मी चीफ ही कहना चाह रही थी कि सारा क्रेडिट सिर्फ आर्मी चीफ का है, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। वैसे ये कोई अंदर की खबर तो नहीं है, ऐसे ब्रेक करते हैं पक्के मुंह से जैसे कोई अंदर की खबर हो। मतलब आज पीर का दिन है तो उन्होंने कहा मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताती हूँ। शुक्र है ये नहीं उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से बताती हूँ कि आज पीर का दिन है। तो ये बच्चे बच्चे को पता है, एक टेररिज्म से रिलेटेड बंदा पकड़ के पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दिया। सीआईए का चीफ पहले कह चुका है कि मैंने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ को कहा कि हमारे साथ चलना है कि नहीं चलना, चलना है तो ये बंदा पकड़ के दो, और उसने हमें पकड़ के दे दिया। तो ये जाहिर है एक रूटीन का मिलिट्री ऑपरेशन ही है। तो इसमें बेचारे शहबाज शरीफ के कहने पर तो आजकल थानेदार किसी को, अशफाक जो बड़ा SHO है वो शहबाज शरीफ के कहने पर किसी को नहीं पकड़ता। तो सब कुछ ही जनरल साहब कर रहे हैं, लेकिन लांस नायक मुना आलम साहबा ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताती हूँ। अच्छा खैर, अब इसकी एक तो मुबारकबाद का फैसला कर लें घर में कि वो किसको देनी है मुबारकबाद जनाब, ये फैसला कर लें। लेकिन दूसरा ये है कि ये बिल्कुल भी ब्लैंकेट ट्रैवल बैन के साथ इसका मामला नहीं है, जो मुझे लग रहा है ये क्योंकि यहाँ पर सर्व करते रहे एम्बेसी में, उस ज़माने में इनके खिलाफ कोई कंप्लेन होगी जो लग रहा है मुझे, और उसकी बेस पर इन्हें दिया होगा, एंट्री नहीं दी होगी। लेकिन ये हमारे हमवतन हैं, ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है किसी सूरत भी। हमारे फॉरेन ऑफिस के एक ऑफिसर है, मेरे लिए ज़ाती तौर पर या किसी के लिए भी, ये वो पाकिस्तान की जग हसाई है जो ये रजीम करवा रही है और जिस लेवल तक पाकिस्तान को इन्होंने आइसोलेट कर दिया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो इसी से रिलेटेड है, और वो खबर अब ये है कि पाकिस्तान को अब क्लासिफाई कर दिया हुआ है जो ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर अपने ही लोगों के जो हकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है। जी हाँ, ये एक नई क्लासिफिकेशन आई है जिसमें पाकिस्तान को डाला गया है, जो भी रिप्रेस्ड लिस्ट स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट में डाला गया है। ये एक आप ये कहें कि बहुत ही बदनामी की बात है और इससे पाकिस्तान पर बहुत गहरे असरात आएंगे, लेकिन है तो ये रियलिटी बेस्ड। उन्होंने क्यों पाकिस्तान को इसको ऐड किया है? एक तो पाकिस्तान ने जो जर्नलिस्टों के साथ जुल्म और मजालम के साथ साथ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनके साथ की हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को जैसे यहाँ पर डील किया गया है, जैसे प्रोटेस्टर्स जो एहतजाज करते हैं पुरअमन, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है। फिर ये जो पीका लॉ बनाया गया है ताकि लोगों को गैग किया जा सके, मीडिया को हश किया जा सके, लोगों की जुबानबंदी की जा सके, ये सब कुछ जो है इसकी बेसिस के ऊपर अब एक और वॉच डॉग ने दुनिया में पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेस्ड जो नेशंस हैं उसमें डाल दिया है और अब मॉनिटरिंग होगी। जाहिर है इससे पाकिस्तान के अंदर जो पहले लोगों को वीज़ाज दुनिया में मिलते हैं या कारोबारी मामलात हैं या पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं, वो ख़राब हो जाएंगे और पाकिस्तान को शदीद इसका नुकसान होगा। और भी मुल्क जिनमें ये मतलब ये कोई एक मुल्क नहीं है, और भी मुल्कों को उन्होंने अपनी लिस्टों में चांद को शामिल किया है, लेकिन हम अब उन बदतरीन मुल्कों की लिस्ट में चले गए हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये हुआ है। अच्छा जी, एक और ख़बर, ये भी मुल्क से बाहर ही, अब तीसरी मुल्क से बाहर की खबर है आज, और वो खबर है स्पेन से और इटली से। इटली और स्पेन में एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें दोनों मुल्कों के बार्सिलोना में, स्पेन में और इटली में ये ऑपरेशन हुए हैं। दोनों मुल्कों की पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन किए हैं और ऑपरेशंस में इन दोनों मुल्कों के अंदर जो ऑपरेशन हुए 11 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर अब मुकदमे चल रहे हैं। और ये गालिबन आज से 2-3 दिन पहले 7 तारीख को ये सब कुछ किया गया है और इसकी खबर आज आई है। और ये जो कुछ भी हुआ है इससे जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये है कि इनका जो रिपोर्टेडली इनका ताल्लुक जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ है। आप सबको पता है कि तहरीक लब्बैक के पीछे हमारी मिलिट्री जनरल्स हैं। आपको ऑन फेस ऑफ इट तो जाहिर है वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके लिए वो उनके लिए बात करते हुए आपको नज़र आते हैं, उनकी शान के लिए वो बात करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब जब हमारे मिलिट्री जनरल्स को ज़रूरत पड़ती है कि किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना है तो तब उनके मुजाहरे जो हैं वो निकलते रहे हैं। हमारी हुकूमत में बार बार ये होता रहा है और किसी ज़माने में पेट्रोल महंगा सस्ते पर भी वो करते थे और भी। लेकिन फिर आपने देखा कि जब जनरल बाजवा ने अचीव कर लिया अपना टारगेट तो उसके बाद आपने कभी भी तहरीक लब्बैक को ना ही फ्रांसी सफ़ीर के बारे में और ना ही किसी और चीज़ के बारे में निकलते देखा। लेकिन एक होती है लीडरशिप के ऊपर कोऑर्डिनेशन, सारी वो मिलिट्री जनरल्स के साथ है, जब वो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लेते हैं। एक और लेवल होता है वो नीचे वर्कर का है। वर्कर किसी भी जमात का हो वो जाहिर है वो आज़ाद होता है बहुत सारी चीज़ों में और फिर जो भी आइडियोलॉजी आप उसे देते हैं वो उसको बाय करता है। अब तहरीक लब्बैक के ऊपर तो लोगों की कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी मिलिट्री जनरल्स के साथ, और जब उन्हें कहा जाता है कि अब इस इशू के ऊपर आप धरना निकाल दें या जुलूस निकाल दें वो निकाल देते हैं। लेकिन
जो नीचे उनका आम रैंक एंड फाइल है वो तो इस तरह की सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती ना। तो उनमें से कईयों ने यूरोप में बैठे हुए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जारी कर दी जिनको इंतहा पसंदी में, शिद्दत पसंदी में क्लासीफाई किया जाता है, और इन मुल्कों के लोगों पर हमले करने के बारे में, इन मुल्कों मीन जो इटली और स्पेन के कवानीन के मुताबिक इंतहा पसंदाना स्टेटमेंट्स थी जिसके ऊपर अब ये ऑपरेशन किया गया है। ये भी पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कोई नेकनामी नहीं है, और हमारे लोग जो बाहर बैठ के वहाँ के कवानीन को जब फॉलो नहीं करते तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ के कवानीन को फॉलो करना चाहिए, अपनी जद्दोजहद जो है वो ज़रूर करें। कोई भी चीज़ आपको नापसंद है उस पर आवाज़ उठाएं, लेकिन उन मुल्कों के कवानीन के मुताबिक आवाज़ उठाएं। और अगर आपको वो मुल्क उनके कवानीन पसंद नहीं है तो फिर हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें किसी ऐसे मुल्क में चले जाना चाहिए जहाँ के कवानीन हमें पसंद हो, लेकिन जिस मुल्क में हम मौजूद हों हमें उनके कवानीन के मुताबिक काम करने चाहिए। हाँ, उसके अंदर भी बहुत सारी जगह होती है, आपको शिद्दत पसंदी की तरफ किसी सूरत भी माइल नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये वहाँ पर अब सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। अच्छा, ये जो सारा कुछ आपके सामने ट्रैवल बैन का, इसके ऊपर जो पाकिस्तानी फोरम्स हैं जैसे पाक पैक है, उन्होंने सबसे पहले इस पर एक बहुत ही हमने ट्वीट भी की थी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, बहुत ही उन्होंने एक डिटेल्ड एक अपनी पोजीशन ली और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये ट्रैवल बैन अगर लगेगा तो हम इसको फाइट बैक करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये ट्रैवल बैन, हम तो ये चाहते हैं कि अगर ट्रैवल का कोई बैन लगना है तो उन चंद लोगों पर लगे जिन्होंने जुल्म किया, पूरे पाकिस्तानियों पर क्यों लगे? पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम इसकी कीमत क्यों अदा करें चंद लोगों के गुनाहों की? हमारे स्टूडेंट्स पर क्यों लगे, हमारे बिजनेसमैन पर क्यों लगे? तो इसलिए पाक पैक की जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी है। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की भी आई, दूसरे लोगों की भी स्टेटमेंट्स इसके ऊपर आई हैं अब। और मेरा, लेकिन मैंने जो आपको एनालिसिस दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि ब्लैंकेट बैन जो है, लेकिन फिर ट्रंप जो है वो अनप्रोडिक्टेबल भी, उस तरफ भी काम जो है वो हो सकता है। अच्छा जी, तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है, बड़ी मेजर न्यूज़ है मेरे एतबार से ये भी, सानिया निश्तर। जी हाँ, डॉक्टर सानिया निश्तर, उन्होंने रिज़ाइन, उनका आज नोटिफिकेशन हुआ है कि उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और उनका एज अ सेनेटर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK से सेनेटर थी। डॉक्टर सानिया निश्तर को आप सब जानते हैं, कौम की एक बहुत ही लायक फायक उजली बेटी। उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में चंद जो बेहतरीन प्रोग्राम चले हैं, शफाफ प्रोग्राम चले हैं, उनमें एहसास प्रोग्राम है। मुझे इस चीज़ का शर्फ हासिल है क्योंकि एहसास प्रोग्राम गरीबों के लिए था, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए था। तो मुझे इस चीज़ का शर्फ है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में से मेरी उनके साथ बहुत गहरी कोऑर्डिनेशन रहती थी, वो भले मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हों, भले वैसे हों, और वो हमारी बहन है, उनके साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन काम करते थे। उनके ऑफिस जाना, मीटिंग्स अटेंड करना, उनका हमारे ऑफिस में आना, तो मैंने उन्हें काम करते भी देखा है। और उस प्रोग्राम में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी एहसास प्रोग्राम में, मेजर आइडियाज़, इनिशिएटिव्स उनके अपने होते थे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो हमारे लीडर है तो सारा कुछ उन्होंने खाते छुपा दो, नहीं, जो मेन आइडियाज़ थे सारे के सारे वो उन्हीं के थे। कोई एक दो को छोड़ के 80-90% जितने भी इनिशिएटिव थे वो उनके अपने आइडियाज़ थे। हाँ, उसको फिर अमली जामा जो है वो जो प्रोग्राम था पूरा सानिया निश्तर साहबा का, उसकी एग्जीक्यूशन ईमानदारी के साथ, खलूस के साथ, पूरी तरतीब के साथ करना जो है वो बहुत उसका बहुत तहसीन के काबिल है। वो सब कुछ जो सानिया निश्तर साहबा ने किया, उनको मेरा खराज तहसीन और मुबारकबाद भी मैं देना चाहूँगा चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को, कि जो एक जिस तरह के लोग सियासत में नापैद हैं, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, उन लोगों को इन्होंने सियासत से निकालने में कलीदी किरदार अदा किया है। परसों ख़वातीन का आलमी दिन था, मेरे ख्याल में तो इस ज़माने में जो पाकिस्तान की ख़वातीन में कुछ 4-5 मोतबर तरीन ख़वातीन पब्लिक सर्विस के अंदर सामने आई हैं, उनमें एक डॉक्टर सानिया निश्तर हैं। उनको पाकिस्तान की सियासत में से अलग करने का क्रेडिट जनरल साहब का है, क्योंकि लांस नायक मुना आलम साहबा ने कल ही उन्हें क्रेडिट दिया था, तो ये क्रेडिट भी उनको कबूल हो, ये क्रेडिट हम देते हैं उन्हें कि बड़ी मेहरबानी, आपने ये काम किया। बहरहाल सानिया निश्तर साहबा अब सेनेटर नहीं रही, उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया है, अब ये सीट खाली होगी है। इस पर जाहिर है दोबारा इलेक्शन होगा। KP का तो अभी तक इलेक्शन ही नहीं करवाया, तो अब देखते हैं इस बारे में भी क्या होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो आज कौमी असम्बली में से आपके सामने रखते हैं, बल्कि सेनेट और कौमी असम्बली की इकट्ठी खबर है। वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया है। ये एक रूटीन है, जैसे अभी ट्रंप ने अब कांग्रेस में जो एड्रेस किया था, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी, क्योंकि उसी तरह के सिस्टम्स हैं पूरी दुनिया में, मिलते जुलते ही सिस्टम होते हैं तकरीबन लार्जली। तो पाकिस्तान में भी जो पार्लिमानी साल होता है उसका आगाज़ सदर की तकरीर से होता है, और सदर सेनेट और जो कौमी असम्बली है, इन दोनों के मुश्तरका इजलास के साथ खिताब करते हैं, पिछले साल की परफॉर्मेंस का अयादा करते हैं और अगले साल पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। सदर एक आप ये कह लें कि एक
उनकी एक मशवरा कह लें वो देते हैं, अपना एक गाइडेंस देते हैं। मर्जी तो बाकी एग्जीक्यूटिव पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन इस दफ़ा तो वो जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। प्राइम मिनिस्टर तो बेचारा डमी बैठा हुआ है। लेकिन खैर सदर जरदारी वहाँ पर आए, लागर थे बहुत ज़्यादा, वो कमज़ोर लग रहे थे। लागर इसलिए कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, मुश्किल से आके खड़े हुए, तकरीर उन्होंने बड़ी मुश्किल से की। आज तहरीक इंसाफ को बड़ी सताइश बनती है, जब हो तो वो देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को ढेरों ढेर सताइश के आज उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर भरपूर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आल्दो के जो पीटीवी के कैमरे थे उन्होंने उस प्रोटेस्ट को नहीं दिखाया, उन्होंने स्क्रीन पर सिर्फ सदर जरदारी को ही रखा। लेकिन प्रोटेस्ट में पीटीआई के एमएनएस ने खूब शोर मचाया और इफेक्टिव था वो बड़ा, क्योंकि सदर जरदारी तकरीर नहीं कर पा रहे थे, बार बार रुकते थे, परेशान थे, औसान खता थे, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। इसमें डिप्लोमेट भी बैठे हुए थे, एम्बेसडर भी दूसरे मुल्कों के। अच्छा हुआ उनके सामने पता चला कि ये पार्लियामेंट कैसे चल रही है और कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर पीटीआई के सब लूट मार के बावजूद एमएनएस हैं, और कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौसर आवाज़ है। मेरे ख्याल में यही कुछ वो जो जाली चोर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनके साथ भी होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है हमारी जो पंजाब के, अब वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे सारे दोस्त, लेकिन सच कहना चाहिए। जैसे आज सताइश कर रहा हूँ एमएनएस की, तो वहाँ भी बात करनी चाहिए जो वहाँ हुआ है। वो करेंगे तो उनकी भी सताइश करेंगे, लेकिन खबर देते हैं तो वो ये कहेंगे कि जी ये देखें तफरका डाल रहे हैं, पार्टी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्या सच भी ना बोलें? तो सच ये है कि आपको मरियम नवाज को फ्री फील्ड नहीं देनी चाहिए थी। ये जरदारी साहब मरियम नवाज से कहीं ज़्यादा लायक और पढ़े लिखे आदमी हैं, ये मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूँ। जाहिर है अब मैं अंधों और कानों का मुकाबला कर रहा हूँ, तो अब आप कहेंगे आप जरदारी साहब को पढ़ा लिखा कह रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज से वो कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे हैं। अगर सदर जरदारी आज तकरीर नहीं कर पा रहे थे, तो वो हमारी जो प्लास्टिक की बहन है, उन्होंने प्लास्टिक, मैं जिस्मानी तौर पे नहीं कह रहा, मैं प्लास्टिक उनके दिमाग के हिसाब से कह रहा हूँ, आप औरत कार्ड ना निकाल लीजिएगा। तो वो जो ज़हनी तौर पर प्लास्टिक की हमारी बहन है, वो तो एक लफ्ज़ ना बोल सकती, लेकिन हमारे वहाँ पर शेर जवान एमपीएस ने बहुत ही मज़ेदार काम किया। ज़ाहिर है स्पीकर ने उन्हें ये मशवरा दिया होगा या स्पीकर के साथ उनकी ये बातचीत तय हुई होगी, और अगर जानबूझ के किया गया तो वो भी बहुत ही बड़ी बदयांती की गई, और अगर जानबूझ के नहीं किया गया, मासूमियत में किया गया, तो फिर वो उससे भी ज़्यादा बड़ी नालायकी की बात है कि आपने पूरा फोरम ही मरियम नवाज़ को दे दिया और उन्होंने दबा कर अपनी तकरीर की और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपना इमेज देने की कोशिश की, और आप सारे जो है असम्बली से बाहर निकल गए। तो ये मिला जुला अरेंजमेंट जो है वो मैंने तब भी तनकीद की थी, उस दिन भी, आज भी और आइंदा भी करता रहूँगा। वो बहुत ही एक पार्टी के साथ ज्यादती की गई थी पंजाब असम्बली के अंदर, और वो नहीं की जानी चाहिए थी। मुझे बहुत दुख है उसका, और मैं उस पर बार बार बात करता रहूँगा। बहरहाल आज सताइश है, और पहले हमने कौमी असम्बली में भी कई दफ़ा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कई दफ़ा किया, आज किया है, तो उसकी सताइश बनती है। और इसके साथ साथ अगर आप एक और चीज़ देखें तो सदर जरदारी हमेशा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर रखकर तकरीर करते हैं। ये भी ठीक है, भुट्टो ख़ानदान के पास पहले भुट्टो साहब की तस्वीर थी, उनको फांसी दी गई थी, जुल्म किया था। उसके बाद अब बेनज़ीर साहबा की तस्वीर है, वो लगा लेते हैं, ये तस्वीर रखते हैं। और जो हमारे दूसरी तरफ हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब हैं, वो एक जला हुआ जो मकान है या एक जली हुई बिल्डिंग है, वो जिसे वो जना हाउस कह देते हैं, आजकल उस बिल्डिंग की तस्वीरों को इस्तेमाल किया जाता है। इधर बेनज़ीर साहबा की तस्वीर है को इस्तेमाल किया जाता है, उधर जना हाउस की तस्वीर को इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोचते होंगे नून लीग क्या करती है? पहले तो नून लीग के पास पॉलिश की डब्बी थी, उनके पास तो कोई तस्वीर नहीं थी, पॉलिश का ब्रश और पॉलिश की डब्बी रखते थे वो, लेकिन वो जेब में रखते थे, सामने तो नहीं रख सकते ना पॉलिश की डब्बी, जैसे इन्होंने तस्वीर रखी हुई है या वो जले हुए घर की तस्वीरें दिखाकर काम चलाते हैं। तो इधर क्या था, ये पॉलिश की डब्बी होती थी, लेकिन वो जेब में होती थी, वो पता होता था जो वहाँ बादशाह सलामत होते थे कि पॉलिश की डब्बी यहाँ पर है। लेकिन अब उनके पास क्योंकि कैरी बहुत अच्छा करती हैं और स्पीच बहुत अच्छी देती हैं, मैं नहीं कह रहा, शहजाद अकबर ने कहा और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ये कहते हैं, तो अब उनके पास हमारी प्लास्टिक की बाजी है। अब प्लास्टिक दोबारा औरत कार्ड प्लीज़ ना निकाल लीजिएगा, मैं फिजिकली किसी को प्लास्टिक नहीं कह रहा, वो तो हम सारे गोश्त पोश के बने हुए हैं, वो प्लास्टिक की तो मैं ज़हनी तौर पे कह रहा हूँ, प्लास्टिक मीन आर्टिफिशियल सिंथेटिक उनका दिमाग है, उनकी सोच है। तो दोबारा मैं करेक्शन कर देता हूँ कि अब उनके पास ज़हनी तौर पर प्लास्टिक की बनी हुई बाजी हैं। अब वो क्योंकि कैरी बहुत अच्छा करती हैं और वो तकरीर आज भी असम्बली में आई हुई थी, अब वो उनको सामने रखते हैं। तो ये जनाब हमारे तीन जो इस वक्त के पावर सेंटर्स हैं, ये तीनों के पास तस्वीरें हैं और तीनों के पास बेजान तस्वीरें हैं। जी हाँ, जला हुआ घर भी बेजान है, इधर मोहतरमा भी ज़ाहिर वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं वो भी, और तीसरी तरफ जो हमारी बहन है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन मैं तो उनकी क्योंकि ज़हनी बात कर रहा हूँ, तो ज़हनी तौर पर तो वो भी, जहन तो उनका जो शऊर है, शऊर कहूँगा, शऊर तो उनका भी कब का वफात पा चुका है, शायद जिया ही नहीं इस दुनिया में आके। पर मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।